अस्सलामुअलैकुम, मैं अमीर सुल्तान। जिस तरह हमने एंटीबायोटिक फार्माकोलॉजी में एंटीबायोटिक के जितनी भी ग्रुप्स थे वो हमने एक एक करके 10-11 वीडियोस में उसको डिस्कस किया। अभी हम जीआई के मेडिकेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिस तरह मैंने आप लोगों को पिछले दफ़ा बताया था, जिसमें हमने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। आज हम वीडियो बनाएंगे एंटासिड्स की। एंटासिड सारे डिस्कस करेंगे, मेडिकेशन, उसकी डोजेस, कंट्राइंडिकेशन, एडवर्स इफेक्ट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, नर्सिंग अलर्ट्स जो होते हैं वो डिस्कस करेंगे। साथ में हम फिर जो है वो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो अगली वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, लेग्जेटिव्स करेंगे, और जो एंटी एमेटिक्स है वो ड्रग हम जीए मेडिकेशन में डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास एंटासिड्स है। एंटासिड्स को हम डिटेल से जो है वो डिस्कस करते हैं। वीडियो में ब्लैक वाइट बोर्ड की जगह जो है वो पेपर का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि हमारे पास जितनी भी टॉपिक्स है वो छोटे छोटे हैं, इसीलिए जो है उसकी पेपर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मोटिवेशन के लिए इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाएं। आप बेल आइकन दबाना न भूलिए, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें और साथ में शेयर करें, और अगर आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अभी जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है एंटासिड। एंटासिड के सबसे पहले हम, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, एंटा मीन्स एंटी और सिड मीन्स एसिड, यानी वो मेडिकेशन जो आप एसिड के ख़िलाफ़ देते हो उसे हम कहते हैं एंटासिड। मेडिकेशन अगर हम देखें और उसकी डोजेस देखें तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा आसानी से समझ आ जाएगा। मेडिकेशन में इसके हमारे पास जो अवेलेबल मेडिकेशन है वो सबसे पहले हमारे पास है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, या इसे हम एल्यूमिनियम साल्ट भी कहते हैं। दूसरा इस ग्रुप में जो हमारे पास मेडिकेशन है वो हमारे पास है कैल्शियम साल्ट, या इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। कैल्शियम साल्ट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस ग्रुप में जो तीसरा हमारा मेडिकेशन है वो हमारे पास है मैग्नीशियम साल्ट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चौथा इस ग्रुप में हमारा जो मेडिकेशन है वो भी इम्पॉर्टेंट मेडिकेशन है, और जिसे कहा जाता है हमारे पास सोडियम साल्ट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे इसकी जो मेजॉरिटी है वो हमारे पास जो है अवेलेबल होती है सिरप्स में। तो अगर आप इसके, जिस तरह आप लोगों ने एल्यूमिनियम का नाम सुना होगा, गेविस्कॉन जो है वो मार्केट में उसके नाम से अवेलेबल है, डाइजेक्स MP के नाम से अवेलेबल है। एल्यूमिनियम और हमारे पास जो मैग्नीशियम है इनकी यूज़ बहुत ज़्यादा है। ये म्यूकेन के नाम से अवेलेबल होती है हमारे पास मार्केट में, या आप लोगों ने लेगामेल के नाम से सुना होगा, ये अवेलेबल है। डोजेस की आप बात करें तो डोजेस हमारे पास एल्यूमिनियम साल्ट की है, यानी आप अगर एक एडल्ट में देते हो तो वो देते हो आप 500 से लेकर 1500 mg पर kg पर ओरल। और BD, इसका यूज़ जो है आप BD, TID या QID जो है वो कर सकते हो, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, अच्छा, पीड्स में जो है आप इसको दे सकते हो। पीड्स में इसकी जो डोज है हमारे पास वो होती है 50 से लेकर 150 mg पर kg पर ओरल BD देते हो। तो ये हमारे पास हो गई एडल्ट की डोज़, ये हमारे पास हो गई पीड्स की डोज़। अब अगर हम दूसरे की तरफ आ जाएं, हमारे पास जो कैल्शियम है, कैल्शियम हम देते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 0.5 mg से लेकर 2 ग्राम तक हम देते हैं पर ओरल। पेशेंट की नीड के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप इसको TID
जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हो या QID में, लेकिन आपके पास जो डोज है वो इतना होगा। फिर जो तीसरा हमारे पास इस ग्रुप का मेडिकेशन है वो हमारे पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, म्यूकेन लेकामिन, या हमारे पास जो मिनासिड है उसके नाम से मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको दे सकते हो। हमारे पास जो है 280 से लेकर 1500 mg तक आप देते हो पेशेंट को पर ओरल। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इस डोज को TID में डिवाइड करते हो, 3 टाइम अ डे में डिवाइड करते हो, या QID या 4 टाइम्स में डिवाइड करते हो, लेकिन डोज आपके पास ये होगा। अच्छा, अगर आप पीड्स में देना चाहें तो इस डोज को आप 2 के ऊपर डायरेक्ट जो है वो डिवाइड करो, आपके पास जो डोज है वो पीड्स में आप इस तरह आसानी से दे सकते हो। मतलब ये है इसका हाफ डोज दोगे तो। फिर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हम देते हैं 300 mg से लेकर 2000 mg, या जिसे हम 2 ग्राम कहते हैं, उतना डोज हम देते हैं। इसको आप फिर डिवाइड करते हो BD में या QID में पर ओरल। ये आपके पास हो गई डोजेज इसकी। तो डोसेज जो है वो बेसिकली आप क्वांटिटी देखते हो और फिर आप उसको डिवाइड करते हो कि आपने इसको 3 टाइम अ डे देना है या आपने 4 टाइम अ डे लेना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डोज कितना, यानी कितनी दफ़ा आसानी से ले सकते हो। इंडिकेशन की बात करें तो हमने जिस तरह पहले ही कहा था कि ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एंटासिड है। मतलब ये है कि एसिडिटी के खिलाफ काम करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन हमारे पास है हाइपर एसिडिटी। मतलब यह है कि जब भी हमारे पास एसिड लेवल जो है स्टमक में ज़्यादा होगा, इसको यूज़ किया जाता है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास जो पेप्टिक अल्सर के पेशेंट होते हैं, पेप्टिक अल्सर में अगर पेशेंट को हाइपर एसिडिटी है, उसके लिए हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। या हमारे पास जो गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी है, इनके लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट सबसे ओल्डेस्ट हमारे पास एंटासिड है, जो डिफरेंट फॉर्म में, मतलब ये है हमारे पास सिरप टेबलेट्स फॉर्म में अवेलेबल है। पीक में ये 1 to 3 हॉर्स इसको लगते हैं पीक पे पहुंचने के लिए। GI के ज़रिए वेल एब्जॉर्ब्ड है और बेसिकली ये हमारे पास जो रीनल डिसफंक्शन के पेशेंट होते हैं, असल में ये एसिडिटी के साथ इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो एसिड बेस और इलेक्ट्रोलाइट्स, इसके ऊपर इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये कॉज करता है इम्बैलेंसिंग, एसिड बेस इम्बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जिसकी वजह से जो रीनल फंक्शन के पेशेंट होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉशन के साथ दिए जाते हैं। फिर हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कॉन्स्टिपेशन काज करता है। ऑनसेट इसको 3 to 5 मिनट, बहुत कम टाइम लगता है ऑनसेट पे पहुंचने के लिए। लीवर मेटाबोलाइज करता है यूरिन और फीसिस के ज़रिए, ये बेसिकली बॉडी से एलिमिनेट होती है। फिर हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये GI के ज़रिए वेल एब्जॉर्ब होती है और ये बेसिकली एलिमिनेट होती है हमारे पास यूरिन और फीसिस दोनों में। अच्छा, फिर इसको जो हमारे पास ख़ासकर हमारे पास कॉज करती है क्या, डायरिया कॉज करती है। तो जिन पेशेंट में हमारे पास कॉन्स्टिपेशन होती है, उसके लिए भी हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। मतलब ये ड्रग ऑफ चॉइस है। आप उसको अगर एसिडिटी को साथ साथ जो है आप कॉन्स्टिपेशन को भी ट्रीट करना चाहें तो उसके लिए आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेशेंट को दे सकते हैं। आखिर में हमारे पास है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको लीवर मेटाबोलाइज करती है और हमारी जो यूरिन और प्लस फीसिस उसमें ये एक्सक्रीट होती है, निकलती है। तो इसके साथ साथ बाउल और जो किडनी दोनों का फंक्शन यहाँ पे आया। फिर हमारे पास इसके साथ साथ ये क्या काज करते हैं, ये कॉन्स्टिपेशन काज करती है। तो इससे कम से कम आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कुछ जो चीज़ें हैं हमारे पास एंटासिड, वो कॉन्स्टिपेशन काज करते हैं, कुछ हमारे पास डायरिया काज करती है। इसलिए अगर पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन होती है तो उसके लिए दिया जाता है। कुछ हमारे पास केसेस फिर क्या है, कॉन्स्टिपेशन काज करते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास एसिड बेस इम्बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी क्या करती है, कॉज करती है।
अगर हम एडवर्स इफ़ेक्ट्स की बात करें तो एडवर्स इफ़ेक्ट्स में जिस तरह हमने पहले कहा कि हमारे पास कुछ जो सोडियम बाइकार्बोनेट खासकर वो क्या काज करती है, एसिड बेस और इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारे पास इम्बैलेंस काज करती है। तो इसलिए पेशेंट को देने से पहले आपको कम से कम उसकी जो किडनीज़ है उसका इफ़ेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ में हमारे पास इन जितनी भी एंटासिड है उसमें एक काम यह है कि जब भी एसिड को न्यूट्रलाइज करती है तो एसिड जो है वो क्या का शुरू कर देता है, रीबाउंड शुरू कर देता है। मतलब यह एक दफ़ा आपने एसिड को न्यूट्रलाइज किया उसके बाद एसिड जो है दोबारा रीबाउंड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो स्टमक है वो क्या हो जाती है, स्टमक में एसिड जो है वो ख़त्म हो गया, वो साथ में गैस्ट्रीन जो है वो रिलीज़ करना शुरू कर देते। जब रिलीज़ करना शुरू हो जाते तो एसिड का लेवल दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एडवर्स इफेक्ट इसका एक और हो गया हमारे पास एसिड रिबाउंड। साथ साथ में हमारे पास जो है ये क्या करती है, हेडेक काज करती है। पेशेंट में हेडेक होती है, हमारे पास इरिटेबिलिटी होती है, और हमारे पास ख़ासकर जो न्यूरोमस्कुलर चेंजेस है वो पेशेंट में काज करती है। न्यूरोमस्कुलर चेंजेस जो है लेके आती है, इसी वजह से इसका पेशेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ये हमारे पास है एंटासिड एडवर्स इफेक्ट्स। कंट्राइंडिकेशन में उन पेशेंट को हम नहीं देंगे जिनमें हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी होती है इन मेडिकेशन की, एलर्जीज काज करती है पेशेंट में, या जो पेशेंट हमारे पास जिनकी इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस एसिड बेस जो है वो इम्बैलेंस हो, उन पेशेंट में हम ये नहीं देंगे। साथ में हमारे पास जो जिन लोगों में ख़ासकर ये कॉन्स्टिपेशन भी काज करती है, डायरिया भी काज करती है, तो GI ऑब्स्ट्रक्शन के जो हमारे पास पेशेंट होते हैं उनमें हम ये नहीं देंगे। ख़ास फिर हमारे पास डायरिया और कॉन्स्टिपेशन की बात आती है, हेडेक काज करते हैं, तो पेशेंट प्रेगनेंसी में जो है हम बड़े कॉशन से इसको यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे लेकिन बड़े कॉशन से। ये हमारे पास कंट्राइंडिकेशन और कॉशन थे। लास्ट में हमारे पास नर्सिंग अलर्ट है कि बीइंग अ नर्स आप जब भी एंटासिड का यूज़ करेंगे तो किन किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ख़ासकर हमारे पास जो एंटासिड है वो बेसिकली इंटरफेयर करता है बहुत सारे और मेडिकेशन के साथ। तो जब भी आप किसी पेशेंट को एंटासिड दोगे तो उसको आपने बताना है कि 1 to 2 आवर्स तक आपने कोई और मेडिकेशन नहीं खानी है, ताकि इसका इफ़ेक्टिवनेस क्या हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये नर्सिंग अलर्ट है जिसका आपने बहुत ज़्यादा एंटासिड में यूज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है।